आज हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शुरू करेंगे। क्लास 11 इकोनॉमिक्स। चलिए पढ़ते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है, बदलाव कैसे हुआ, इन सब बातों के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। इसमें जो शुरुआत की जाएगी वह 1991 से की जाएगी, क्योंकि आर्थिक सुधार की जो शुरुआत मानी जाती है वह 1991 से मानी जाती है। मतलब आज से लगभग 30 साल पहले, 30 या 32 साल पहले की कहानी से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की अगर हम बात करें, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा अंतर इन दोनों में नहीं होता। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि आज जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम लोग धन का अध्ययन करते हैं। लाइन से बढ़ जाइए। तो आर्थिक सुधार की अगर हम बात करें, आर्थिक सुधार में क्या क्या चीज आता है, तो पहला आपका स्टार्टिंग जो दिया हुआ है वह है आपका नियोजित विकास के 40 वर्षों के बाद भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार और खाद्यान्नों के उत्पादन में स्वनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। ये किस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, नियोजित विकास कर सकते हैं। तो यानी कि जो जो बात आएगा 1991 में क्या हुआ, पहले के टाइम में क्या होता था, हमारी जो देश की इकोनॉमी थी वह देश की इकोनॉमी पर संतुलित थी कि भाई देश के अंदर ही व्यापार होगा, देश के बाहर कुछ भी व्यापार नहीं होगा। लेकिन बाद में जब 1991 का टाइम आया तो 1991 के टाइम में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। उस वक्त हमारे भारत देश के जो वित्त मंत्री थे, वो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 के समय की अगर हम बात करें तो उसमें वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 में भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। इस प्रक्रिया में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत के संदर्भ में उनके प्रयोग का मूल्यांकन किया गया है। अब देखिए, 3 वर्ड आया मेरा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की समीक्षा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज जानेंगे, तो देखिए पहला दिया हुआ है आपका 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित हो गए कि 1991 के टाइम में क्या क्या सुधार किया जा रहा था, उसको पढ़ेंगे हम लोग। सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया समझेंगे कि किस प्रकार भारत में क्या क्या सुधार लागू किया गया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया समझेंगे। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बड़े पैमाने पर करता है तो उसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रकों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभाव को जानेंगे कि विभिन्न क्षेत्रक के होता है। 3 तरह का क्षेत्रक आप लोग पढ़ के आए हैं 10 में, याद है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तो इन सारे क्षेत्रकों पर सुधार प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। अब अगला पेज पे आ जाते हैं। आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। देखिए, अब ये बता रहा है कि विश्व में एक आम सहमति बन गई है कि आर्थिक विकास मतलब सिर्फ किसी के पास धन बहुत अधिक है तो वह सुखी नहीं हो सकता। सकल घरेलू उत्पाद, किसका कितना उपज होता है या कितना इनकम है, उससे आप प्रगति नहीं माप सकते हैं। कारण क्या है, चलिए हम बताते हैं। मान लेते हैं कोई लड़का गांव में रहता है, ठीक है, गांव में रहता है, खेती मजदूरी करता है, उसका प्रत्यक्ष इनकम कुछ भी नहीं है। प्रत्यक्ष इनकम कुछ नहीं है, कहने का अर्थ हो गया कि उसके पास पैसा नकदी के रूप में नहीं आता है। अनाज वगैरह वो बहुत ज़्यादा उपजाता है, घर के सभी लोग सुखी है, संतुष्ट हैं। क्या उसको आप गरीब बोलेंगे? नहीं, उसको गरीब नहीं बोला जाएगा। कारण क्या है, वे लोग सुखी और संतुष्ट है। भाई जितना हमको चाहिए हमको मिल रहा है, नहीं है नगद पैसा, ठीक है। हमको अगर सीधा सा भी बोले, गांव में एसी की ज़रूरत महसूस होती है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ उतना गर्म नहीं लगता, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। लेकिन शहर की अगर बात करें तो शहर में गर्मी ज़्यादा है, तो हमें वहाँ एसी चाहिए। तो जगह के हिसाब से ये क्या होता है, बदलता है। अब पढ़ते हैं परिचय। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था भी एक साथ थी। मतलब इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों को मिलने के बाद। अब बोलेंगे सर तो पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है ये बता दीजिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पूंजी की प्रधानता अधिक है। जैसे अमेरिका, वहाँ पे सारा चीज़ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पूंजी कितनी है। समाजवादी मतलब अगर आप लोग ही अभी पढ़ रहे हैं, सभी के पैसे को बराबर भागों में बांट दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? समाजवादी हो जाएगा। तो इन सबको मिला करके यहाँ पे मिश्रित बनाई गई कि भाई
सरकार क्या करती है, सभी से टैक्स लेती है। उन टैक्सों से गरीब लोगों के प्रति क्या किया जाएगा, कुछ सुधार कर दिया जाएगा। सुधार का मतलब है गरीबों को, आप लोग जानते हैं, कई तरह की योजना चला करके मदद की जाती है, वहीं अमीरों से टैक्स लिया जाता है। अब आता है, कुछ विद्वान का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उससे आर्थिक समृद्धि और विकास की समुच्ची प्रक्रिया ही क्या हुई, अवरुद्ध हो गई। अन्य विद्वानों का मत था, भारत जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से आरंभ की थी, वहीं जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है। अब देखिए, अगर आप बचत कीजिएगा, अगर कोई देश बचत करता है और उसको कहीं विनिवेश करता है, फायदा होगा या नहीं। अब एक बात बताते हैं, मेरी मम्मी क्या करती है, पैसा जमा की, पैसा जमा करके 1 लाख रुपया कर ली, अपना अलमारी में तिजोरी में भर के रख दी, क्या उससे कुछ प्रॉफिट होगा? नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। अब हम होशियारी क्या कि हम उस पैसा को ले जा करके बैंक में जमा कर दिए, हमको ब्याज मिलेगा ना। अब मेरे पापा और होशियारी के, पैसा कमाए, वो पैसा को ना बैंक में जमा किए ना घर में रखे, उसको बिजनेस में लगा दिए, और प्रॉफिट होगा ना। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे अब बचत को किसी जगह पे निवेश किया जाएगा तो इनकम बढ़ेगा। घर का अलमरिया भर के रख दोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे एक चीज़ तुम लोग भी कर सकते हो कि जितना भी पैसा पापा या मम्मी आपके रखते हैं, मम्मी को बोलो कि मम्मी इतना पैसा फिक्स करवा दो, और ज़्यादा इनकम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा कि विदेशी ऋण कितना था। अब देखो, विदेशी ऋण का मतलब क्या होता है, विदेश से लिया गया ऋण विदेशी ऋण कहलाएगा। के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया। अब देखो, पेट्रोलियम तो मंगाना ही पड़ेगा, पेट्रोल बिना मंगाए कम हो सकता है क्या? नहीं, पेट्रोल डीजल तो अनिवार्य है। हाँ, अब वाले बोल सकते हो कि पेट्रोल डीजल अब थोड़ा सा अगर कम भी आएगा तो चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल वाहन आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें पेट्रोल डीजल नहीं थे, लेकिन पहले तो नहीं था इलेक्ट्रिकल वाहन। तो अब कहा जा रहा है विदेशी मुद्रा रिजर्व को 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। मतलब विदेशी मुद्रा रिजर्व, जैसे हम लोग कोई भी सामान बाहर से मंगवाते हैं ना, विदेश से अगर आता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीति को अपनाया कि क्या क्या नीति अपनाया जाना चाहिए जिससे कि भारत का विकास तेजी से हो सके। तो इस अध्याय में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि आर्थिक संकट कैसे फैला, उसे दूर हटाने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत कब था? 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबंधन था। अब देखो, अगर कोई अर्थव्यवस्था को सही तरीके से नहीं चलाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गरीबी आ जाती है। सीधा सा हम बोले, आप लोग किसी के घर में ऐसा होता होगा, अगर मम्मी पापा ढंग से अगर पैसा का सही उपयोग नहीं जानते हैं तो गरीबी आ जाती है। कुछ लोग कम पैसा कमा के भी संतुष्ट हो जाता है, कुछ देखना सरकारी नौकरी वाला है फिर भी पैसा खुलता नहीं है। तो कारण क्या होता है, मेरे को का घर में देखे थे, उसके घर का इनकम था 60,000 रुपया महीना, और प्लस आवटी इनकम 20,000 रुपया महीना, 80,000 हो गया। और उसके घर में देखे थे पैसा का ही कमी ना, मतलब क्या बोले, बच्चा लोग तान रहा है पूरा छोटा चॉकलेट बिस्किट के लिए। और जब उसके घर में पैसा आता था तो बर्बादी भी ऐसा देखें, कंपास रहते कंपास आ गया, मतलब 1 से महीना में उसका एक कंपास खत्म हो जाता था। कंपास क्या खत्म होने वाली चीज़ है? मेरा घर का कंपास समझो लिए थे हम 4 साल तक, मेरा घर में हम धर ले था, अब ये मेरा बुदरूला कंपास धर ले है भाई, वो सब चीज़ तो खत्म। तो उस टाइम उसकी माँ का कहो तो कुशल प्रबंधन नहीं था कि बच्चे को डांटेंगे कि भाई कंपास हरवाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, या पेंसिल रबड़ भी इतना बड़ा हो गया तो नहीं लिखेंगे, पूरा नया चाहिए, जब पढ़ने बैठेंगे नया चाहिए, तब तो पैसा खर्चा होगा ही। तो इसी को अकुशल प्रबंधन कहा जाता है। तो ये आपको एक घर के परिवेश में बोले, पूरे भारत देश को चलाने में भी अकुशल प्रबंधन हो सकता है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल दिया आपको, बिहार में अभी 1,80,000 टीचर का वैकेंसी निकल गया। अब बिहार सरकार दिमाग क्या लगाया, नॉर्मली कोई भी टीचर को जो वेतन मिलता है वो मिलता है आपका 60,000 70,000 के आसपास। उन अपना दिमाग चलाया, 19,000 टका महीना निकाला है, मतलब अधिकतम भी अगर वो करके मिलेगा 24,000 या 25,000। कितना कर दिया वो? लगभग 1/3 कर दिया। जहाँ 75,000 मिलने वाला था वहाँ 25,000 कर रहा है, 1/3 कर रहा है। और दिमाग लगा कि आप देखो, जहाँ एक पैसा में 3 आदमी को खटवाएगा, 75,000 में वो 3 आदमी खटवा लेगा ना। तो ऐसी स्थिति बताओ, सबको रोजगार मिल गया,
काहे देंगे, किसी को बहुत अमीर बनाने की जरूरत है, सबको लगभग बराबर ही रख दो। तो इसी को बोला जाएगा कुशल प्रबंधन। सबको नौकरी मिल गया, कोई गरीब भी नहीं रहा। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। अब देखो सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, तो सरकार को टैक्स के माध्यम से पैसा मिलता है, कर के माध्यम से, सार्वजनिक उद्यम के माध्यम से पैसा मिलता है। जब व्यय आय से अधिक हो जाती, कभी कभी ऐसा होता है खर्चा अधिक हो गया और इनकम कम हुआ, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा। अरे तुम्हारे घर में ही क्या हुआ, इस साल जो है खर्च की महीना में खर्चा बेसी हो गया, अब पापा कमाए थे कम, तो क्या करेंगे, कर्जा लेते हैं। तो सरकार को अभी खर्चा भी सी हो जाएगा तो क्या करेगा, कर्ज लेगा। अब एक वर्ड आता है कि सरकार कर्जा किससे लेती है, कोई बता सकते हैं। तो ये सरकार जो कर्जा लेती है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से कर्जा लेती है। अब सर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है क्या, तो जैसे हमको पैसा का जरूरत हुआ, गए लक्ष्मी का घर, बोले लक्ष्मी पैसा चाहिए, तो एक कुछ सामान ले करके हमको पैसा दे दी। अब हुआ क्या, एक सेकंड, अब सरकार किसी आदमी से तो पैसा मांगने नहीं जाएगी, तो सरकार क्या करती है, IMF IBRD नामक कुछ वित्तीय संस्था है जो अमेरिका में स्थित है, ठीक है, उन सारे वित्तीय संस्थानों से यह कर्जा लेती है। क्या क्या नाम बोले, IMF और IBRD। अब ये सब क्या है, या तो एक तरह का संस्थान है, जिस तरह हम बोले ना, हम लोग जाते हैं बैंक से लेते हैं, उन लोग का सरकार का बैंक वही हो गया एक टाइप का, या RBI से भी कभी कभी लेती है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या बताया गया, एक IMF और दूसरा IBRD। यहाँ से ये लोग क्या करती है, ऋण ले लेती है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई थी दोनों की, 1944 में हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार वो अपने घाटे का वित्तीय प्रबंधन कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना पड़ता है। अब देखो अगर कच्चा तेल अगर तुम खरीदोगे तो तुमको डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा, हम लोग को नहीं भाई, कहने का अर्थ है कि सरकार को, ठीक है। क्यों, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसको सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। रुपया को अन्य देश के नागरिक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन डॉलर जो है हर देश में लगभग चलता है, तो डॉलर एक्सेप्ट आसानी से किया जा सकता है। और ये डॉलर हमें अपने उत्पाद के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। अब आता है इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। देखो जब कह रहा है इस टाइम में, कब 1980 के दशक में क्या हुआ था, स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि सरकार को अपना पैसा लगा लगा करके खर्चा को पूरा करना पड़ रहा था, और इस टाइम में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था, यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती थी। अब आता है सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती थी। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से भी उधार ली गई विदेशी मुद्रा का उपभोग कार्यों पर ही लिया गया। अब देखो कई बार क्या होता था, मतलब पैसा का इतना कमी हो गया कि वे लोग सब काम को कुछ खरीदने के बजाय घर में ही खर्चा कर दिया, मतलब देश के अंदर ही खर्चा कर दिया। तो सरकार का खर्चा क्या क्या हो गया, तो भाई जैसे रोड बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, कई तरह का खर्च हो सकता है। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया, ना ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। मतलब 1980 के दशक में स्थिति बहुत बुरी हो गई थी भारत की, ठीक है, कब, 1980 के दशक में। और सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। मतलब स्थिति बहुत बुरी हो रही थी 1980 में। ये सब आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा कि कब भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई, उसे बहुत ज़्यादा ऋण लेना पड़ गया, तो 1980 के दशक में। 4 ऑप्शन दे देगा, 1970, 1980, 1960, मार दीजिएगा 80 वाला। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने छीन हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाते थे।
सोचो 2 सप्ताह का आयात आवश्यकता जितना है, 2 सप्ताह में जितना सामान मंगाएंगे उतना कटी भी पैसा नहीं है, तो मतलब क्या होगा, गरीबी आ गई। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था कि भारत में निवेश करेंगे तो घाटा लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, वही है IBRD, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी का हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF का दरवाजा खटखटाया और उनसे देश को $7 बिलियन ऋण उस संकट का सामना करने के लिए लिया। कितना डॉलर? 7 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बोल रहे, बिलियन। बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, करोड़ों में चला गया। किंतु उस ऋण को पाने के लिए, अब देखो, अब कोई भी अगर तुमको ब्याज देगा, पैसा देगा कर्जा पे, तो कुछ तुमको लगाएगा नियम कि भैया सोना चांदी रखो तब देंगे। तो ये भी कुछ नियम लगा दिया। क्या नियम लगा दिया? बोला कि सुनो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं 1% ब्याज पे, लगभग वो लोग का लगता है नॉर्मली, और कह रहा है कि जैसे सरकार उदारीकरण करेगी। अब उदारीकरण का मतलब क्या होता है? बोला निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को हटाएगी। आज से अगर हम 1991 32 साल पहले की बात करें तो कई सारे उद्योग जो है सरकार के अधीन थे। जैसे कि सीमेंट अभी सब कोई बेच लेता है ना। मेरे पापा बताते हैं जब मेरा दादाजी का घर बन रहा था उस टाइम में सीमेंट लेने के लिए पहले जा करके ब्लॉक में आवेदन देना पड़ता था कि हमको घर बनाना है, हमको इतना सीमेंट मंगवाना है। फिर वहाँ पर वो चिट्ठी पास करता था, तब जाके तुम देवघर से सीमेंट ला सकते हो। मतलब बॉन्डेशन बहुत होगा। इसके अलावा चीनी का भी फैक्ट्री सब कोई नहीं खोल सकता था। चीनी जो है सरकारी कोटा के तहत मिलता था, मतलब उस पर भी बॉन्डेशन लगा था। तो इस तरह का जितना भी बॉन्डेशन है, बोला इस सब बॉन्डेशन को हटाओ, सभी लोग व्यापार कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी, ये नहीं हर क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप लगा दे कि नहीं सरकार इसको फाइनल करेगी तब तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे, कि भारत और अन्य देशों के बीच जो प्रतिबंध लगा है कि आप व्यापार नहीं कर सकते, इस प्रतिबंध को हटाया जाएगा। बस इसी टाइम से ही तुम्हारा चाइना घुस गया इंडिया में, और आज हर सामान चाइना है। लगभग आप लोग जितना भी सामान यूज़ करते हैं, घर में किसी का घर ऐसा नहीं होगा जिसमें चाइना का सामान नहीं हो। फ़ोन ही हम लोग यूज़ करते हैं तो चाइना का यूज़ कर लेते हैं, सस्ता होता है। जो भी हम लोग देखते हैं, लाइट चाइना का यूज़ करते हैं। ये पूरा आपको याद कर लेना पड़ेगा कि इस ऋण को पाने के लिए सरकार की शर्त क्या क्या थी। अब आता है भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। कौन सा नीति? नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बोलिए जल्दी। 1991 में भैया, 1991 में। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1991 में की गई। 1980 में तो कर्जा में डूबल था, ठीक है। उसके बाद बोला कि भैया स्थिति सुधारते सुधारते 1991 में ये बात आई कि एगो नीति का घोषणा करेंगे जिसका नाम रखा नई आर्थिक नीति। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना था, फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने, उसकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को दो उपसमूह में विभाजित किया जा सकता है। एक बोला अस्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार, तो इसको भी टिक कर लेते हैं। तो आर्थिक सुधारों की नीतियों का उद्देश्य क्या बताएं? अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना, फर्मों के व्यापार में प्रवेश करना, उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना। और इन नीतियों को दो उपसमूह में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या बताया गया? अस्थायित्वकारी उपाय, और दूसरा संरचनात्मक सुधार के उपाय। अब आता है अस्थायित्वकारी उपाय क्या है? तो ये उपाय अल्पकालिक होते हैं। ये उपाय क्या होते हैं? अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई कुछ त्रुटि को दूर करना था और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था। अब एक वर्ड आ गया, भुगतान संतुलन
और मुद्रास्फीति। पहले मुद्रास्फीति को समझते हैं। मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? सीधा सा भी बोले, कोई भी चीज़ का दाम क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। बात समझ में आई? जैसे हम मान लेते हैं, एक हम गए ये टी शर्ट लेने के लिए, ठीक है, टी शर्ट का दाम जनवरी के महीना में 50 रुपया है, ठीक है। अब की बार फरवरी महीना के आते आते टी शर्ट का दाम 500 रुपया हो जाए, तो बता पैसा रखने में फायदा है, टी शर्ट रखने में फायदा है? टी शर्ट रखने में फायदा है, 50 का तुरंत 500 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब पैसा रख के फायदा है नहीं, तो इसी को मुद्रास्फीति बोला जाता है। समझ में आ गया ना कि मुद्रा की वैल्यू गिर जाना। सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति कब हुआ था, याद है किसी को? 1929 के टाइम में, आप लोग क्लास 10 हिस्ट्री बुक में पढ़े थे, जर्मन में आया था। जब हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब बैलगाड़ी में भर भर के नोट ले जाया जाता था और एक पैकेट मस्त पारोटी लेके लाते थे लोग। जर्मन में हाइपर इन्फ्लेशन फैला था, अति मुद्रास्फीति स्थिति हो गई थी, मतलब पैसा का कोई वैल्यू नहीं। अभी सरकार सबको 15-15 लाख एक अकाउंट में दे दे, कोई कुछ काम होगा क्या? पैसा की वैल्यू ये बोले काहे पढ़ेंगे सर, 15 लाख मेरा अकाउंट में है, क्या फ़ायदा पढ़ के? शादी करेंगे 5 लाख खर्चा करेंगे, 5 लाख फिक्स कर देंगे और फिर 5 लाख उड़ा देंगे, घर बना लेंगे, मिजाज से चलेगा, क्या करेंगे? आपके पास ट्यूशन आके सर अभी गई जिससे बनवाने के लिए घर, वो बोला कहाँ जाएंगे तेरा घर बनाने के लिए, मेरे पास 15-15 लाख टका है, तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सब कोई बराबर किया भी नहीं जा सकता। चलो आगे देखते हैं। हमारा सरल शब्दों में इसका अर्थ था पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। अब आता है दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार। संरचनात्मक सुधार का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ ऐसा चीज़ कर देना, दीर्घकालिक उपाय कर देना, जिससे कि हमेशा के लिए पैसा आते रहे। अब जैसे मान लेते हैं हम, सपोज डैट मेरे पास अभी पैसा अच्छा है, ठीक ठाक बच्चा भी आ रहा है, लेकिन ये चीज़ कब क्या होगा, बदलेगा, तो हम एक काम करते हैं, एक परमानेंट स्कूल खोल लेते हैं। अब बच्चा घटेगा बढ़ेगा क्या? थोड़ा अस्थायित्व आ जाएगा ना, और हमेशा पैसा आएगा। हो सकता है हम कल रह के बूढ़े हो गए, मेरा बेटा उतना अच्छा नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्कूल है तो चलते रहेगा, इनकम हमेशा आएगा। इसी को बोला जाता है संरचनात्मक सुधार। मतलब कुछ ऐसा उपाय कर देना जिससे अर्थव्यवस्था की कुशलता हमेशा के लिए अच्छी हो जाए, तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को की अनियमितताओं को दूर करना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को समर्थित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीति प्रारंभ की। अब सरकार की नीति के 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं? तो सरकार की नीतियां के 3 उपवर्ग कौन कौन है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तब से उदारीकरण पढ़ रहे हैं, अब उदारीकरण का डिटेल देखते हैं। अब आता है उदारीकरण। हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई। अब देखो, जो सब नियम बनाया गया वही मार्ग का बाधा बन गया। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, लेकिन 1991 में जो आरंभ किया गया वह सुधारवादी नीति कहीं अधिक व्यापक थी। अब चलिए सुधारों के बारे में देखते हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र। इन सभी चीज़ों पर क्या हुआ 1991 में, तथा 1991 के बाद से ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। चलिए आज का क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।